संजीव जी आ रहा हूं। भाटी जी, आपके साथ इशू करप्शन से ज्यादा दूसरी चीजों का है, तुष्टिकरण का है कि जिस मुख्तार अंसारी, जिस अतीक अहमद, जिस डीपी यादव, जिस निर्भय गुजर, इन सबसे दूरी बनाई थी अखिलेश यादव ने और चाचा शिवपाल से लड़ाई मोल ले ली थी। उस समय मैं एक दूसरी संस्था में था, रिपोर्टर के तौर पे समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े थे, आवाजें माइक की बाहर आ रही थी, बाद में वीडियो आई। वो सब किस लिए? मतलब अगर अल्टीमेटली यही करना था कि डेस्परेशन में मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे और आप मुख्तार अंसारी के घर चले जाएंगे। और अभी भी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि कम से कम 6 वर्दी में पुलिस वालों को मारने का आरोप है, बाकियों को तो छोड़ दीजिए आप। भाटी जी, मुख्तार अंसारी के द्वारा किए गए किसी अपराध पर हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, ना हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम केवल इस बात पर चिंता है। पहली बात तो यह कि अखिलेश यादव जी के लिए आपने कहा वो पहले भी अपराधियों के खिलाफ थे, आज भी अपराधियों के खिलाफ हैं और उन्होंने कई बार कहा अखिलेश यादव जी के अपराधियों को टिकट देने के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये शपथ पत्र दे और मैं शपथ पत्र देता हूं कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी जो चिंता है वो उस बात पे है कि चाहे कोई व्यक्ति अपराधी है या निर्दोष है या आम नागरिक है, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किसी की हत्या कर देना यह देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। वर्तमान शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में हिरासत में जितनी मौतें हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर उनकी चर्चा हो रही है। थानों में लोगों की मृत्यु हो रही है, जेलों में लोगों की मृत्यु हो रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों को गोली मारी जा रही है, किसी को जहर देकर मारा जा रहा है, किसी की गाड़ी पलट दी जा रही है। अगर ऐसी परंपराएं देश में चल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, तो देश में कानून और लोकतंत्र और संविधान नाम की चीज बचेगी नहीं। हमें चिंता इस बात की है और हमने न्यायिक जांच की तो मांग की है। हमने कब कहा कि इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है? एक व्यक्ति लिखित में शिकायत कर रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है और उसमें फिर एक जांच की गई है तो जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, संदेह जाहिर हुआ उसमें और उसी व्यक्ति की उसी दौरान मृत्यु हो जाती है और संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है। तो क्या इस पर चिंता न जाहिर की जाए, इस पर जांच की मांग न की जाए? तो अगर ये आम आदमी था, ये कोई सिंपल आदमी था, ये कोई सवाल, ये दूसरा सवाल है सूर्य जी कि वो व्यक्ति क्या था। पहले अखिलेश यादव किसके घर गए? मुख्तार अंसारी के। मृत्यु पर दुख व्यक्त करने गए। मृत्यु किसी की भी दुखद है। रावण भी जब मृत्यु सैया पे पड़ा था तो श्री राम ने भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था और ये कहा था कि सम्मान के साथ पैरों की तरफ खड़े होकर बात करना। जी सुधांशु जी, आई वांट योर शॉर्ट मेरे को बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन चाहिए आपका इस पे और फिर मैं राहुल जी और पंकज जी के पास आ रहा हूं क्योंकि फिर वो तीनों पॉलिटिशियंस को सुन चुके होंगे, मैं उनका एनालिसिस लूंगा। सुधांशु जी, मैं बस एक ही लाइन में जवाब देता हूं। देखिए, मैं भाटी जी को समाजवादी पार्टी के चंद समझदार लोगों में से एक मानता हूं, पर आपने जो बोला भाटी जी, उसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला मतलब मुख्तार अंसारी रावण था। दूसरा, रावण को इसलिए भेजा था कि वो राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान था, तो जाने से पहले विद्या ले लो। ये अखिलेश जी उसके चरणों के पास खड़े होकर बखौल आपके ये कौन सी विद्या का ज्ञान लेने गए थे? जरा ये भी बता दीजिए कि वो राजनीति का कौन सा ज्ञान लेने के लिए गए थे? वो भगवान राम ने तो लक्ष्मण को भेजा था, पता है। अब आप जरा बताइए कि ये जो अखिलेश जी गए वो कौन सा ज्ञान लेने गए? बोलिए। नहीं, आप वैसे अच्छी तरह समझ गए, लेकिन आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के बेटे जिस पार्टी से विधायक हैं, वो पार्टी आपके साथ एनडीए में गठबंधन में है उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए। आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर योगी कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। तो आप इन दोनों सवालों पर जवाब देंगे? सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ऐसी बात है कि यदि व्यक्ति जन्म से ही सारी बात नहीं तय हो जाती। अगर आप कहें कि मुख्तार अंसारी का बेटा इस तरफ है तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। अगर आप ऐसे कहें तो हामिद अंसारी जी भी मुख्तार अंसारी के खानदान के हैं, तो मतलब आप हामिद अंसारी को भी क्या खराब कहना चाहेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे? क्या आप उनको अपराध से जोड़ना चाहेंगे? राहुल जी, पंकज जी, यदि हामिद अंसारी की छवि से मुख्तार अंसारी नहीं जुड़ते हैं, मुख्तार अंसारी की छवि से हामिद अंसारी नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए और फिर ऐसे भी समझ लीजिए राजकुमार भाटी जी साहब, मुलायम सिंह जी की क्षमता से अखिलेश बाबू नहीं जुड़ पाए, शिवपाल जी की क्षमता से को अखिलेश बाबू आप समझ पाए कि अपराधियों को साथ लेना है, और राम गोपाल जी की बुद्धि को अखिलेश बाबू अभी तक नहीं समझ पाए। तो एक परिवार का होने से वो अच्छाइयां या बुराइयां स्वतः नहीं आ जाती। आप तो समाजवादी हैं, समाजवादी सबसे ज्यादा इस बात को मानते हैं। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, बीजेपी का काउंटर सुना, दोनों पे भाटी जी को सुना। मैं आपका एनालिसिस कर राहुल जी और फिर पंकज जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल देव जी, देखिए, कई दृष्टियों से इसको आप देख सकते हैं। पहली बात यह है कि भाई किसी की मृत्यु हुई है, वो सब पुराना परिचय था, दोनों परिवारों का परिचय था, पार्टी का परिचय था, उनकी पार्टी के वो विधायक और सांसद रह चुके थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, तो उसमें परिवार से शोक व्यक्त करने जाना मैं समझता हूँ भारतीय शिष्टाचार का एक अंग है। लेकिन ये इस तथ्य को नहीं छुपा सकता कि समाजवादी पार्टी ने अपने लंबे इतिहास में जो एक छवि उसकी बनी है वो अकारण नहीं बनी है कि उसने अपराधी तत्व को प्रश्रय दिया है और उनका सहारा लिया है। वो भी एक तथ्य है भारत की राजनीति का। इस मामले में दोनों तथ्य आप देख सकते हैं कि इस समय उनके एक राजनीतिक मजबूरी भी है, राजनीतिक संदेश भी देना है। आप इसमें चाहें तो तुष्टिकरण देख सकते हैं, चाहें तो इसमें एक सामान्य शिष्टाचार जो भारत में निभाया जाता है आप उसको भी देख सकते हैं। इससे ज्यादा अभी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी दृष्टि से आप इसकी विश्लेषण कर लीजिए। नहीं, करप्शन राहुल जी, जो आप कहते थे कि क्या भ्रष्टाचार इज इवन एन इशू, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि अब देखिए भ्रष्टाचार पे इतनी बात हो रही है
अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अवैध और असंवैधानिक करार दिया, जी। जरा उसका इतिहास याद कीजिए। जब ये कानून लाया जा रहा था तो उस समय चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था, रिजर्व बैंक ने विरोध किया था। उन दोनों संस्थाओं के विरोध के बावजूद भाजपा सरकार ने इसको लेकर इसको आई, ये बनाया, उन्होंने ये योजना शुरू की। अब जब ये इसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब आप देखिए कि कंपनियों के नाम ना बाहर आए, सरकार को विवश न किया जाए, बैंक को विवश न किया जाए कंपनियों के नाम बताने के लिए, देने वालों के लिए। सबसे ज्यादा किसने विरोध किया था? सरकार कर रही थी। तो आप अगर इन दोनों चीजों को जोड़ लेंगे तो समझ में आता है किस उद्देश्य से इसको लाया गया। और जब ये लगा कि अब भंडा फूट जाएगा, सारे तथ्य बाहर आ जाएंगे, तो उसको रोकने की भरपूर सरकारी कोशिश हुई है अदालत में। सुधांशु जी, दूसरी बात यह है कि राजनीतिक अब दिक्कत यह है कि उसमें सभी पार्टियों को, बहुत सारी बड़ी पार्टियों को उसमें मिला है। ओके, अनुपात में सबको समझ में आ रहा है कि भाई किसको ज्यादा मिला है, क्यों ज्यादा मिला, ये नहीं मालूम है। तो सत्तारूढ़ में जिसके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी, उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जिस तरह की पार्टियों ने, और जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा गया, आज ही पूछा गया, आज या कल ही, कि साहब उस पर रिजर्व बैंक जो तथ्य सामने आए हैं, रिजर्व बैंक कोई उससे व्यू लिया है कि नहीं? तो उन्होंने कह दिया कि हमने उसका कोई व्यू नहीं लिया है। ये सारी बातें क्या बता रही हैं हमें? राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब यह है कि बिना पैसे के कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। और अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने संतों के और संत जैसे कार्यकर्ताओं के सहयोग से लड़ती है, उसको पैसे का उपयोग नहीं होता, वहां पर कैश नहीं आता, तो अभी आज ही एक 5 करोड़ पकड़े गए हैं, तो सभी उस कुएं में शामिल है। कौन है जो ये नहीं कर रहा है?